आदमी अपनी पत्नी का पीछा करता वहां पहुंच जाता है जहां वह अक्सर काम करती थी। जैसे ही पति उसमें प्रवेश करता है, एक कपड़े की दुकान होती है, तो पत्नी घबरा जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि यह आखिरकार यहाँ कैसे पहुंच गया। इसी बीच में पति पूछता है, तुम तो कहती थी कि मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ, लेकिन यह तो कपड़े की दुकान है। जैसे ही पत्नी ने यह बात सुनी, पत्नी कहती है, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, तुम बस शांत रहो, शोर मत मचाओ। जैसे ही वह शोर मचाने लगता है, तो पत्नी को अजीब लगता है। पत्नी, जो दुकान का मालिक होता है, उससे कहती है, इन्हें शांत करने की कोशिश करिए, लेकिन पति था कि वो शांत नहीं हो रहा था। दुकान के ऊपर एक और दुकान थी। उस दुकान में वे ऊपर पहुंच जाते हैं और पति को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पति का गुस्सा था कि लगातार बढ़ रहा था। इसी बीच में एक लोहे की रॉड थी, जिसे बहुत ताकत के साथ बहुत जोर से उस व्यक्ति को मारा जाता है। जैसे ही उस व्यक्ति को लगती है, उसके बाद वह बेहोश होकर गिर जाता है। वो व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाता है। अब ये डर जाते हैं। जो दुकान का मालिक है, वह भी डर जाता है, घबरा जाता है। साथ ही जो उसकी पत्नी है, वह भी डर जाती है कि इसे होश आएगा तो बात पुलिस तक पहुंचेगी और मामला फिर जेल अदालत तक पहुंच सकता है। इसलिए इसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश करना होगा, शांत करना होगा। इसी बीच में एक रस्सी से उसका गला घोंटा जाता है और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है, यह सोचकर कि शायद यह कभी पकड़े नहीं जाएंगे। इस बीच में वो करते क्या हैं कि इस लाश को ले जाकर एक बाइक पर रखते हैं, यानी कि एक कट्टे में रखने के बाद, और शहर में इधर-उधर घूमते रहते हैं ताकि उस लाश को ठिकाने लगाया जा सके। लेकिन लाश को जब ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो लाश को ठिकाने लगा जरूर पाते हैं, लेकिन पूरी मात्रा में लगा नहीं पाते। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ऐसी महिला, जिसको बुढ़ापे में किसी व्यक्ति से इश्क हो जाता है और वह अपने ही इस इश्क को बनाए रखने के लिए अपने पति को बहुत बुरी तरह से मौत देती है। इस घटनाक्रम का खुलासा भी उस दिन होता है जिस दिन उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड का खुलासा होता है कि किस तरह से साहिल शुक्ला ने अपनी प्रेमिका, जिसका नाम मुस्कान रसोगी होता है, उसके साथ मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या की थी। जब इस हत्याकांड का खुलासा होता है तो लोग जयपुर के इस हत्याकांड और मेरठ के हत्याकांड को आपस में जोड़कर लिंक कर देख रहे थे। वे कह रहे थे कि लोग, अब ये क्या जमाना चल रहा है कि महिलाएं क्या कर रही हैं, कि अपने पतियों को किस तरह से बेरहमी से मौत के घाट उतार रही हैं। नमस्कार, मैं ऋचा कुमारी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर का जो हाईवे है। वहाँ पर एक रिंग रोड है। रिंग रोड के पास ही एक नवेटा की पुलिया है। दरअसल एक वाहन यहाँ पर आकर रुकता है, जिस वाहन में एक राहगीर व्यक्ति बैठा हुआ था। वो काफी देर से ही कोशिश कर रहा था कि कब वाहन रुके, कब वो इस गाड़ी से उतरे और कब जाकर वो टॉयलेट करे, क्योंकि वो टॉयलेट को लेकर बहुत देर से परेशान था। यह तारीख है 16 मार्च 2025 की दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। जब गाड़ी रोकी जाती है, राहगीर उतरता है। उतरने के बाद टॉयलेट करने लगता है और जब टॉयलेट कर रहा था तो उसकी नज़र कहीं पड़ रही थी। सामने कुछ ऐसा लग रहा था, कुछ जला हुआ चीज है, लेकिन एक आदमी का सिर जैसा दिखाई दे रहा था। टॉयलेट करने के बाद वह उसके पास जाता है और पास जाने के बाद जैसे ही उसे देखता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। अब वाहन में जो उसके बाकी साथी लोग थे, वो कह रहे थे, बड़ा अजीब आदमी है, गाड़ी के अंदर बैठा था तब भी चीख रहा था, अब गाड़ी से बाहर निकला है टॉयलेट करने के लिए तो अभी भी चीख रहा है, चिल्ला रहा है। आखिरकार इससे हो क्या गया है
कहीं दिमागी रूप से पागल तो नहीं हो चुका है। लोगों ने जब जाकर देखा तो वो लोग भी चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से एक लाश को देखा था जिसकी भारी मात्रा में जल चुकी थी, लेकिन उसका जो सिर था वो काफी हद तक ठीक था। इसी बीच में पुलिस को सूचना दी जाती है और जो यहाँ से सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन लगता है उसका नाम है मुहाना। मुहाना पुलिस स्टेशन को सूचना दी जाती है और यहाँ के जो एसएचओ होते हैं, उदय सिंह यादव, वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और यहाँ आने के बाद अब जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। देखते ही प्रथम दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे किसी व्यक्ति की पहले हत्या की गई है यहाँ से दूर, और हत्या करने के बाद लाश को यहाँ लाया गया है और जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पूरी मात्रा से वो जल नहीं पाता है। आखिरकार कौन यह काम करेगा? यह मरने वाला व्यक्ति कौन है? अब पुलिस के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। इसी बीच में डॉग स्क्वाड बुलवाया जाता है और एफएसएल टीम भी बुलाई जाती है। साथ ही यह जांच पड़ताल करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है और आसपास के जितने भी लोग होते हैं उनसे भी पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई भी बताने की स्थिति में नहीं था। अब पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं था। पुलिस करे तो क्या करे? जो ये लाश होती है, इस लाश के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि किसी रस्सी से गला दबाकर इसकी हत्या की गई है। अब इस लाश को रखा जाता है महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी के अंदर। अब पुलिस इस व्यक्ति की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही थी। अखबार हो या फिर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म, हर जगह यह सूचना वायरल कर दी जाती है कि मरने वाला व्यक्ति कौन है, इसके बारे में पता चल सके। तभी अगला दिन यानी 17 मार्च 2025 को सांगानेर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम देवीलाल होता है, थाने पहुंच जाता है। थाने जाने के बाद वह कहता है कि मुझे एसएचओ साहब से मुलाकात करनी है। पुलिस वाले कहते हैं, एसएचओ साहब बहुत ज्यादा बिजी हैं, आपको क्या बात बतानी है, हमें बताइए। लेकिन वह बार बार एक ही बात कह रहा था, मुझे सिर्फ उन्हीं से बात करनी है। जब यह देवीलाल पहुंच जाता है तो वह कहता है, साहब वो आया है सांगानेर से, और सांगानेर में रहने वाले जो उसके चाचा होते हैं उनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास रही होगी। नाम उनका धन्नालाल है। 15 मार्च 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास वो अचानक घर से निकल जाते हैं और घर से निकलने के बाद लापता हो जाते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहां हमने अपने चाचा को तलाश नहीं किया है, लेकिन चाचा कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। उनके फोन पर फोन करते हैं तो फोन स्विच ऑफ आता है। साहब हमारी मदद कर दीजिए। अब एसएचओ साहब भी सोच रहे थे कि क्या करें। पहले ही एक लाश मिली हुई है, ऊपर से यह व्यक्ति आया है। तभी एक सिपाही आता है और कहता है, साहब ऐसा लग रहा है कि अगर कोई दिक्कत ना हो तो जो फोटो हमने वहां से कलेक्ट की है एक बार उसे दिखाकर देख लो, हो सकता है कि इनके चाचा हों। जैसे ही यह बात एसएचओ उदय सिंह यादव के दिमाग में आती है, वह कहते हैं, देखो हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं, तुम देखकर बताओ कि तुम्हारे चाचा कहीं ऐसे तो नहीं दिखते। बस उस फोटो को देखने के बाद जो लड़का था देवीलाल, वह दहाड़े मार मार कर रोने लगता है, चीखने लगता है। पुलिस समझ जाती है कि जिसकी लाश अभी एक दिन पहले मिली है, 16 मार्च को दोपहर 1:30 बजे के आसपास, ये लाश इसी के चाचा की है, जिनका नाम धन्नालाल है, जिनके बारे में पता किया जाता है कि वो मुहाना मंडी में सब्जी बेचने का काम करते थे और 15 मार्च 2025 की शाम 4 बजे से लापता है। इनसे पूछा जाता है कि इनके बारे में कोई जानकारी, कोई बात थी तो जांच पड़ताल के दौरान पता चलता है कि इनकी एक पत्नी है जिसका नाम गोपाली देवी है। इन्हें 4 बच्चे हैं, 4 में से 3 बेटियां हैं, जिनमें से एक बेटी की शादी हो चुकी है और एक बेटा है।
अब घर पर सिर्फ 2 बेटियां, एक बेटा और पत्नी गोपाली देवी रहती है। जब यह बात घर पर परिवार और खानदान के लोगों को दी जाती है, तो लोग सीधे महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी में पहुंच जाते हैं। वहां शव देखने के बाद सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सबसे ज्यादा कोई रो रहा था तो गोपाली देवी और उनके बच्चे थे, जो कह रहे थे कि आखिरकार हम इन्हें काफी समय से ढूंढ रहे थे और अब इस रूप में मिले। अब हमारा क्या होगा? हम किसके सहारे रहेंगे? कुछ इसी तरह की बातें थी। पुलिस वाले उन्हें सांत्वना देते हैं और कहते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस घटनाक्रम का खुलासा कर देंगे। पुलिस अब इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए कई टीमें गठित करती है। टीम गठित करने के बाद यह कोशिश की जाती है कि कम से कम समय में इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए। पुलिस ने उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, उन्हें खंगालना शुरू किया। क्योंकि आसपास के लोगों से बातचीत कर चुके थे, वहां से कोई क्लू नहीं मिल रहा था। एक बाइक थी, एक बाइक जो लगातार चक्कर काट रही थी। उस बाइक पर एक आदमी बैठा हुआ था, जिसने हेलमेट पहना हुआ था। बीच में कोई भारी सी चीज रखी हुई थी, एक सफेद रंग के प्लास्टिक के कट्टे में। उसके पीछे एक महिला थी, जिसने एक बड़ा सा घूंघट किया हुआ था। यह कौन है? इसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है। दरअसल किसी ने कहा कि यह बार बार चक्कर काट रहे थे। इनका चक्कर काटने का मामला समझ में नहीं आया, या तो ये रास्ता भटके हुए हैं या कोई और वजह है। तो क्योंकि उनके चेहरे तो दिखाई दे नहीं रहे। जो बाइक था, बाइक पर नंबर आता है और नंबर से पता चलता है कि आखिरकार यह जो बाइक है वह किसके नाम है। तो पता चलता है यह बाइक सांगानेर में एक कंशीदो वाली गली है और कंशीदो वाली गली में श्री श्याम फैशन के नाम से एक दुकान है। दुकान का एक मालिक होता है जिसका नाम दीनदयाल कुशवाहा है, उम्र जिसकी लगभग 30 साल के आसपास होती है। पुलिस सबसे पहले इसी के पास पहुंचती है क्योंकि यही एक प्राइम सस्पेक्ट था। पुलिस के पास कोई ऐसी लीड मिल नहीं रही थी और यह घटनाक्रम भी कुछ ऐसा था पुलिस के लिए जैसे क्या भूसे के ढेर में से सुई को तलाश करना। यह अंधा कत्ल था। किसने किया? क्यों किया? पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश करना चाह रही थी और इसके लिए लगातार कोशिश कर रही थी। पुलिस की जो टीमें थीं, वो कई टीमें अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही थी। आखिरकार ये बाइक पे सवार जो था वो मिल जाता है। इससे पूछा जाता है कि तुम्हारे जो बाइक के पीछे एक महिला बैठी हुई थी, वो कौन थी? उसका नाम बताओ। तो शुरू में वो इधर-उधर की बातें बताने लगता है, लेकिन जब पुलिस उसे सख्ती से पेश आती है, तो वो बताता है कि उस महिला का नाम गोपाली देवी है। पुलिस वाले गोपाली देवी का नाम सुनकर थोड़ा सन्नसा रह जाते हैं। सन्न इसलिए रह जाते हैं क्योंकि यह नाम पहले भी सुन चुके थे। दरअसल यह नाम था धन्नालाल की पत्नी गोपाली देवी का। अब गोपाली देवी का नाम तो वो पूछते हैं कि वो कहाँ है, उनसे मुलाकात करनी है। जो पुलिस जब इस पर, जो दुकान का मालिक होता है दीनदयाल कुशवाहा, इस पर जब दबाव बनाया जाता है, तो आखिरकार वह उस महिला को बुलवा लेता है। महिला जब सामने खड़ी होती है तो पुलिस वाले देखकर और भी हैरान इसलिए थे क्योंकि वह तो 2 दिन पहले बहुत ज्यादा रो रही थी, अपने पति के अचानक से गायब होने के बाद, और फिर उसकी लाश मिलने के बाद लगातार रोए चली जा रही थी। और यहाँ वह बाइक पे पीछे बैठी हुई है। आखिरकार यह वाली बात तो उसने जिक्र नहीं किया कि जिस वक्त उसका पति गायब होता है, उसी वक्त यह बाइक पर चक्कर काट रही थी। इसके बाद उससे पूछा जाता है। वह कहती है, साहब, मैं तो इनके यहाँ दुकान पर काम करती हूँ। क्या काम करती हो? जब इस तरह के सवाल जवाब पुलिस ने करना शुरू किया, तो पुलिस ने जब टेढ़े-मेढ़े सवाल किए, तो टेढ़े-मेढ़े सवालों का सीधे सीधे आंसर आ नहीं रहा था।
पुलिस को यहाँ से कुछ शक होने लगता है। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया तो महिला कहने लगती है, साहब, यह कहानी शुरू होती है अब से लगभग 5 साल पहले। 5 साल पहले इसकी एक मुलाकात होती है उस व्यक्ति से जिसका नाम दीनदयाल कुशवाहा होता है। मुलाकात होती है, मुलाकात होते ही प्यार हो जाता है। यह दोनों इतने नजदीक आते हैं, ऐसे रहने लगते हैं, कभी कभी जैसे पति पत्नी की तरह। और इसे मौका मिलता है। वो कहता है कि तुम मेरी दुकान पे ही क्यों ना काम कर लेती हो, यानी कि श्री श्याम फैशन पर। नीचे दुकान होती है, ऊपर मकान जैसी स्थिति होती है। वहां कोई रोकने वाला नहीं था, ना कोई टोकने वाला था। जब चाहो तब उसके साथ वो अपना वक्त बिता सकता था, संबंध बना सकता था। कोई भी रोक नहीं थी, कोई टोक नहीं थी। लेकिन जो पति था, धन्नालाल, उसको शक होने लगता है कि उसकी पत्नी इतना ज्यादा खुश रहती है। वह रोज रोज तैयार होकर कहीं जाती है। जब उससे पूछा जाता है तो बताती है कि वह फैक्ट्री में काम कर रही है। धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगता है, घर में झगड़े भी होने लगते हैं। वह बार बार अपनी पत्नी से पूछता था क्योंकि वह अपना काम नहीं छोड़ना चाहता था। सब्जी बेचा करता था और सब्जी बेचने का एक निश्चित समय होता है। दुकान खुलेगी, ग्राहक आएंगे, तो वह अपना काम खराब नहीं करना चाहता था। एक बार पत्नी का पीछा करता है और करते करते पीछा 15 मार्च 2025 की शाम 4 बजे आखिरकार वो उसी दुकान पर पहुंच जाता है जिस दुकान यानी कि श्री श्याम फैशन पर वह काम करती थी। अंदर जैसे प्रवेश होता है, पत्नी घबरा जाती है, डर जाती है और वो यहाँ पर आकर गुस्से में भन्ना जाता है। इतना गुस्सा करता है कि तुम तो कहती थी फैक्ट्री में काम करती हो और यहाँ कपड़े की दुकान पर, कहाँ सुनी कुछ ज्यादा होने लगती है। वह उसे प्यार से पुचकार कर, दुलार कर किसी तरकीब से ऊपर वाले कमरे में ले जाते हैं जो दुकान के ऊपर होता है। वहां ले जाने के बाद समझाने की कोशिश कर रहे थे। जब वह शांत नहीं हो रहा है तो एक लोहे की रॉड पूरी ताकत के साथ धन्नालाल के सिर में मारी जाती है। जैसे ही उसे रॉड लगती है, वह फर्श पर गिर जाता है और फर्श पर गिरते ही वह तड़पने लगता है। इसी बीच मौका पाते हैं, वे दोनों फैसला लेते हैं कि इसका तो काम तमाम कर ही देते हैं, क्योंकि यह रहेगा जिंदा तो हम कभी मिल नहीं पाएंगे। लेकिन वे भूल रहे थे कि यह जो कर रहे हैं वो बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। लेकिन उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। नहीं, उस महिला को इस बात की फिक्र थी कि उसके 3 छोटे बच्चे हैं, उनकी कौन देखरेख करेगा। उसे न इस बात की फिक्र थी कि वह भविष्य में जेल भी जा सकती है। हत्याकांड को अंजाम दे देते हैं। अब ये फैसला लेते हैं कि क्यों न इस लाश को ठिकाने लगाया जाए। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसकी लाश को प्लास्टिक के कट्टे में रखा जाता है और कट्टे में रखने के बाद एक तरह से पैक कर देते हैं। बाइक पर बीच में रखते हैं। आगे प्रेमी होता है, पीछे खुद बैठती है और बीच में उसका पति होता है। यह बाइक लेकर निकल जाते हैं क्योंकि अभी उजाला था, पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था। आखिरकार बाइक इधर-उधर घूमती रहती है। करीब करीब 5 किलोमीटर का सफर ये घंटों में तय करते हैं और घंटों में सफर तय करने के बाद यह पहुंच जाते हैं जयपुर हाईवे के किनारे, जहां नवेटा की पुलिया है। नवेटा की पुलिया के पास ले जाने के बाद जो एक खाई सी है, वहां पर जाकर शव रखते हैं और उसके ऊपर ज्वलनशील कोई पदार्थ जैसे पेट्रोल वगैरह भारी मात्रा में डाला जाता है। लेकिन जब उसकी लपटें तेज उठने लगती हैं तो इन्हें लगता है कि कहीं पकड़े न जाएं। यह वहां से भाग जाते हैं। पूरी तरह से शव नहीं जल पाया था, चेहरा साफ सुथरा सा दिख रहा था। जब एक राहगीर की नजर पड़ती है तो आखिरकार कातिलों तक पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद पहुंच जाती है और घटनाक्रम का खुलासा करती है। पता चलता है कि 4 बच्चों की मां, जिसकी उम्र 40 साल है, 10 साल छोटे एक व्यक्ति से आशिकी करने लगती है और उसके साथ अवैध संबंधों में थी।
उसका पति इस बात का विरोध करता था और इसी बात को लेकर झगड़ा होता था। इस घटनाक्रम का खुलासा उस दिन होता है जिस दिन मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड का खुलासा होता है। सौरभ राजपूत की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान दस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर की थी। एक तरफ मेरठ कांड का खुलासा हो रहा था, दूसरी तरफ जयपुर के मुहाना में इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार आज के समाज में महिलाएं किस ओर जा रही हैं, अपने पति की हत्या किस तरह से करती हैं, वो भी बहुत भयानक रूप में। उसे मौत के घाट उतरवा देती हैं और यह सोचती हैं कि शायद कभी खुलासा नहीं होगा। लेकिन जब पुलिस अपनी सख्ती पर आती है तो पूरी ईमानदारी से जांच पड़ताल करती है। चाहे कातिल या अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वह पकड़ा ही जाता है। यहाँ भी ऐसा ही होता है। गोपाली देवी पकड़ी जाती है, उसका प्रेमी दीनदयाल कुशवाहा भी पकड़ा जाता है। फिलहाल वे जेल में हैं और उनके खिलाफ पुलिस चार्जशीट लगाकर कम से कम समय में सजा दिलाने की कोशिश करेगी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी को जागरूक करना है, ताकि आप समझ सकें कि गलत रिश्तों और अपराध का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। सच्चाई से मुंह मोड़ने और कानून को धोखा देने की कोशिश कभी सफल नहीं होती। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।